नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 एनसीईआरटी आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज से हम आपके लिए एनसीईआरटी पर आधारित चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सीरीज लेके आ रहे हैं और यहाँ पर आपको बिल्कुल हूबहू बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित 5 विकल्प वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे और एक कम्प्लीटली आपके एनसीईआरटी पर आधारित होंगे। तो आज का जो एपिसोड है, एपिसोड नंबर 1, इसमें आज हम अध्याय 1 जो कक्षा 10 एनसीईआरटी का या एससीईआरटी कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो एनसीईआरटी या एससीईआरटी का अध्याय 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस या रासायनिक अभिक्रिया से पार्ट 1 आपके सामने है, जहां पर हम परीक्षा दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो हम सीरीज चला रहे हैं एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्नों का, ये आपके परीक्षा दृष्टि से बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और इनको आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करके परीक्षा में जाना है। आते हैं प्रश्न पर, और आप सभी लोग लाइक जरूर कर दिया करें और साथ में अगर क्लास अच्छी लगी तो आप कमेंट भी जरूर करें और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को चैनल से जोड़कर हमें सहयोग भी करें। अब आते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस पर आधारित प्रश्न है और आज पार्ट 1 के अंतर्गत आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको समझने को मिलेगा कॉन्सेप्ट के साथ में, और पार्ट 2 आप जो है इसका आपको कल देखने को मिलेगा। और साथ में आपको कल मॉर्निंग में 7:30 AM पर सुबह 7:30 बजे आपको मॉडर्न हिस्ट्री का बिहार स्पेशल एपिसोड नंबर 2 देखने को मिलेगा। तो आप 7:30 बजे जरूर देख लीजिएगा। और एनसीईआरटी साइंस का जो पार्ट 2 का इस सीरीज़ का पार्ट 2 जो वीडियो है ये आपको 3 बजे के आसपास मिलेगा। तो 3 बजे के आसपास ये वीडियो मिलेगा और फिर रात में 8 बजे के आसपास आपको एक और वीडियो मिलेगा। तो उस हिसाब से आप लोग अपना टाइम मैनेज कर लीजिएगा। आते हैं अब यहाँ पर प्रश्न आपका है सबसे पहला, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। और यह जो प्रश्न आपके सामने है ये बीपीएससी टीआरई में 2 से 3 बार पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा, पीआरटी में भी पूछा गया, 6 से 8 में भी पूछा गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। तो यहाँ पर आपको विकल्प आपके सामने है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। ये आपके पास विकल्प है। बाकी चौथा पांचवा विकल्प आप समझ रहे हैं। तो आप प्रश्न को देखिए, अटेम्प्ट कीजिए क्या आपके अनुसार आंसर होना चाहिए। आते हैं अब आंसर पर। तो लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से होता क्या है। तो इसके लिए आपको पहले यहाँ पर रिएक्शन को याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना होगा। रिएक्शन होता है 2HCl और यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, अम्ल होता है। 2HCl के साथ में Fe के साथ में रिएक्शन कराते हैं और ये हमें देता है FeCl2 जिसको हम बोलते हैं आयरन क्लोराइड, और साथ में H2 गैस, H2 गैस मतलब हाइड्रोजन गैस। तो ये अभिक्रिया होती है कि HCl के साथ में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में जब हम लोहे के बुरादे में रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें आयरन क्लोराइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस देखने को मिलता है। तो आप विकल्प के हिसाब से जब देखेंगे तो आपका जो सबसे सही विकल्प है वो विकल्प है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। तो हाइड्रोजन गैस H2 गैस हो गया और साथ में आयरन क्लोराइड जिसका फार्मूला है FeCl2। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन जिसको बोलते हैं, और बर्फ का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ आइस किस प्रकार के परिवर्तन के उदाहरण है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। और केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज हम पढ़ते हैं, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने विकल्प है और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऊर्ध्वपातन और बर्फ का पिघलना। ये जो है भौतिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं। तो आपको ध्यान रखना, परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है ऊर्ध्वपातन और बर्फ का पिघलना। इसके साथ में आपको जो क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो भी ध्यान रखना है। क्रिस्टलीकरण की जो प्रक्रिया होती है ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार डैश लौ के साथ में जलता है। तो मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ए डेजलिंग डैश फ्लेम। तो किस रंग का फ्लेम होता है मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो यह रासायनिक अभिक्रिया होता है, केमिकल
केमिकल रिएक्शन यहाँ पर होता है। तो केमिकल रिएक्शन या रासायनिक प्रक्रिया होती है मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं, और जब ये जलता है तो एक जो है यहाँ पर बात करें तो चमकदार, यहाँ पर अगर आपके सामने विकल्प है नीला, लाल और सफ़ेद, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से जो आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ में जलता है। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सफ़ेद या डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ में जलता है। तो डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ में जलता है या चमकदार सफ़ेद लौ के साथ में जलता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपका, मैग्नीशियम रिबन जलने पर श्वेत राख बनाता है जो पानी में घुलकर क्या बनाएगा। तो यहाँ पर डैश है, डैश का मतलब है कि आपको बताना है कि क्या बनाएगा। बर्निंग मैग्नीशियम रिबन प्रोड्यूसेस वाइट ऐश विच डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म, यानी कि मैग्नीशियम जब जलता है, जलने पर श्वेत राख बनाता है, और वो जो श्वेत राख होता है पानी में घुलकर क्या बनाता है। तो पहले आपको यहाँ पर अभिक्रिया समझना होगा। विकल्प आप देख लीजिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस बनेगा। आपके सामने विकल्प हैं। अब आते हैं यहाँ पर, पहले यहाँ पर आपको मैग्नीशियम रिबन के जलने का प्रक्रिया समझना होगा। तो मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो यहाँ पर जो रिएक्शन होता है Mg + O2, तो 2Mg + 2O2 और ये बनता है हमारा 2MgO। तो 2Mg + O2 ये हमारा बनता है MgO। MgO को बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है ये श्वेत राख होता है। श्वेत राख का मतलब वाइट पाउडर होता है, वाइट पाउडर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपको पहला स्टेप समझ में आ गया होगा कि मैग्नीशियम रिबन और हमेशा आपको मालूम होना चाहिए जब जलेगा तो किसकी सहायता से जलेगा, जो हवा में ऑक्सीजन मौजूद होगा, हवा में ऑक्सीजन मौजूद होगा उसी के साथ में मैग्नीशियम जलता है। तो 2Mg + O2। चलिए, और कभी भी जब हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो बर्न होने के लिए, जलने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपको मैग्नीशियम रिबन जलेगा तो श्वेत राख बना, श्वेत राख क्या बना, MgO। ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बोला है कि जो पानी में घुलकर, तो ये जो MgO है, श्वेत राख है, ये पानी में घुलकर क्या बनाएगा, तो MgO + H2O कर दीजिए इस प्रकार से। और यहाँ पर जो बनेगा हमारे सामने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस। तो MgO + H2O यानी कि जो श्वेत राख होगा MgO, ये जल के साथ में या पानी में घुलकर क्या बना लेगा, MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस विकल्प प्रश्न का जो बेस्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि मैग्नीशियम रिबन जलने पर श्वेत राख बनाता है जो पानी में घुलकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्लियर हो गया होगा आपको। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि जिंक के दानों पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनेगी। आपको पहला प्रश्न याद आना चाहिए, जो अभी हमने आज के ही क्लास में जो आपको पहला प्रश्न कराया उसी प्रश्न का ये रेप्लिका है, कॉपी है। विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पावर्ड ऑन जिंक ग्रेन्युल्स। वहाँ पर आयरन था और HCl था, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है और यहाँ पर जिंक है। बस फर्क कुछ नहीं है, सेम रिएक्शन है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले विकल्प आप देख लीजिए, प्रश्न आपने पढ़ लिया। सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड जिसको H2S बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर 3 प्रकार की गैस के बारे में लिखा गया है। कौन सी गैस इस पे प्रश्न का आंसर होगा, सोचिए। अब आते हैं जो है एक्सप्लेनेशन पे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिंक जो होता है H2SO4 के साथ में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में रिएक्शन करता है, और यहाँ पर एक हिसाब से विस्थापन अभिक्रिया होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जिसको हम कल वाली क्लास में डिटेल में समझेंगे। तो जिंक प्लस जो H2SO4, यहाँ पर जिंक सल्फेट बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और H2 अलग हो जाता है। तो H2 गैस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिंक सल्फेट के साथ में हाइड्रोजन गैस बन रही है। क्लियर कट रिएक्शन है आपके सामने। तो जिंक प्लस H2SO4 क्या बनाएगा, ZnSO4 + H2। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो कौन सी गैस निकलेगी जिंक के दानों पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। आपको क्लियर हो गया होगा प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सड़े अंडे जैसी गंध किस गैस की होती है। रोटन एग्स स्मेल इज प्रोड्यूस बाई, जो अंडे सड़ जाते हैं जिनको हम रोटन एग्स बोलते हैं, तो सड़े अंडे जैसी स्मेल किस गैस की होती है। विकल्प है आपके सामने SO2, H2S और H2। तो सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस, किस गैस की जो स्मेल होती है वो सड़े अंडे जैसी होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड।
तो हाइड्रोजन सल्फाइड आपको ध्यान रखना है, सड़े अंडे जैसी स्मेल होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड सड़े अंडे जैसी स्मेल होती है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड रंगहीन गैस होती है, रंगहीन गैस होती है, और साथ में तीखी तथा जलन वाली या जलने वाली गंध जो होती है, या गंधक के जलने की जो स्मेल होती है, कुछ उस प्रकार का स्मेल होता है सल्फर डाइऑक्साइड का। अगले प्रश्न पर आते हैं, हाइड्रोजन गैस किस प्रकार की ध्वनि से जलती है? हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद ए डैश साउंड। तो हाइड्रोजन गैस जब भी जलता है, हाइड्रोजन गैस एक आवाज़ निकालता है, और उस आवाज़ कैसी आवाज़ होती है? सड़े अंडे के गंध के साथ में फटफट, जिसको हम पॉप साउंड बोलते हैं, जलते हुए गंधक के साथ में, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस किस प्रकार की ध्वनि से जलती है? तो हाइड्रोजन गैस जब भी निकलेगी तो किस प्रकार की ध्वनि से जलेगी? तो हाइड्रोजन गैस हमेशा फटफट, जिसको हम पॉप साउंड बोलते हैं। और ये आप कुछ उस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे जो बुलेट की एक आवाज़ होती है, जब बुलेट चलता है तो फटफट की जो आवाज़ होती है, या फिर जो पटाखे दगते हैं, पटाखे दगते समय जो फटफट, जब बैक टू बैक दगते हैं तो फटफट की जो आवाज़ होती है उसी को हम बोलते हैं पॉप साउंड, इंग्लिश में बोलते हैं पॉप साउंड। तो हाइड्रोजन गैस जो जलती है वो पॉप साउंड के साथ में जलती है, फटफट साउंड के साथ में जलती है। आपको हिंदी में भी पॉप साउंड कुछ इस तरीके से दिया जाएगा विकल्प में, तो क्लियर रहना चाहिए। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि आप, अगर आपका हिंदी भी है तो आपको इंग्लिश से आपको थोड़ा बहुत जुड़ाव होना चाहिए, जिससे आपका प्रश्न गलत ना हो। तो हाइड्रोजन गैस का आप पॉप साउंड याद रखना है। अगला प्रश्न है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट इज। यहाँ पर दो टाइप के प्रश्न बनते हैं, आप पहला देख लेते हैं, उसके बाद जो आपसे बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम में पूछा गया था उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहले यहाँ पे आप विकल्प देख लीजिए, और यहाँ पे आपको विकल्प में से ही चुनाव करना है, अन्यत्र नहीं जाना है, आपको ABC में से ही चुनाव करना है, ये हम आपको हिंट दे रहे हैं। तो जंग का रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट, ABC में से बताइए। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 होगा, Fe2O3 होगा, फेरस ऑक्साइड Fe3O4 होगा, जिंक ऑक्साइड। तीनों में से क्या आंसर हो सकता है, सोचिए। और इस प्रश्न का जो आंसर होगा, जंग का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है, केमिकल फार्मूला रस्ट का क्या होता है? तो फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड होता है। ये हम सिंपल टर्म्स में केमिकल फार्मूला रस्ट का देखते हैं। एक प्रश्न आपसे आया था बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम में, पूछा गया था कि केमिकली रस्ट इज, रासायनिक रूप से रस्ट होता क्या है? तो अगर हम बात करें रस्ट, या जिसको हम बोलते हैं जंग लगना, तो जंग या रस्ट की अगर हम बात करें तो सामान्यतः तो हम बोल देते हैं कि Fe2O3 होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है, लेकिन इसका जो एक्चुअल में जो फार्मूला होता है, जो रासायनिक सूत्र होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअल में जो असल में रासायनिक सूत्र होता है पूरी तरीके से, जिसको हम बोलते हैं Fe2O3 इंटू XH2O, Fe2O3 इंटू XH2O। एक्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है? एक्स का मतलब है कि यहाँ पर क्लियर नहीं है, कंफर्म नहीं है कि हाइड्रोजन के कितने यहाँ पर लगेंगे अणु, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर समझना है। तो Fe2O3 इंटू 10H2O भी आपको दे सकता है, या कुछ और भी दे सकता है। तो आपको हम सिंपली इसको क्या लिख देते हैं, Fe2O3 इंटू XH2O। एक्स का आप मतलब समझ गए, एक्स मतलब 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी हो सकता है। तो Fe2O3 इंटू XH2O। और जब भी H2O लग जाता है तो H2O के लिए हम प्रयोग करते हैं शब्द हाइड्रेटेड। जब भी H2O शब्द लगता है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जंग का जो पूरी तरीके से रासायनिक सूत्र होता है, आपको जैसा हमने प्रश्न दिया, एक प्रश्न आपका इस तरीके से आ सकता है, तो आपका आंसर फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 ही होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको विकल्प में, जैसे इस बार टीआरई 3 री एग्जाम में हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड था, तो ये सबसे बेस्ट आंसर था। ये कहने का मतलब है फेरिक ऑक्साइड भी सही है, लेकिन जब हाइड्रोजन हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड दिया गया है तो वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा उचित है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो Fe2O3 इंटू 10H2O, और जब भी H2O लगता है तो H2O के लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड का मतलब ये होता है जिसमें जल हो, वाटर हो। तो H2O के साथ में हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये जंग का पूरी तरीके से रासायनिक नाम हो जाएगा। बाकी यहाँ पर दिए गए विकल्पों में जंग का रासायनिक सूत्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। चूंकि NCERT में Fe2O3 का भी प्रयोग किया गया, फेरिक ऑक्साइड का भी प्रयोग किया गया, तो इसलिए अगर मान लीजिए प्रश्न में Fe2O3 इंटू 10H2O या फिर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड नहीं विकल्प में रहेगा, तो आपको इस विकल्प के साथ में जाना रहेगा, ये कहने का मतलब था। चलिए अगला प्रश्न है, जंग किसका मिश्रण है? बहुत अच्छा प्रश्न है, जंग किसका मिश्रण है? और यहाँ पर आप
अपना कॉमन सेंस का यूज करके इस प्रश्न का उत्तर लगा सकते हैं, टिक कर सकते हैं। एक मौका आपको देते हैं। रस्ट इज ए मिक्सचर ऑफ, जंग किसका मिश्रण होता है? Fe3O3 इंटू और FeOS ट्वाइस, FeO और FeOS थ्राइस, Fe2O3 और FeOS थ्राइस। यहाँ में से तीन में से विकल्प है, तीन विकल्प में से कौन सा आपका आंसर हो सकता है? जंग किसका मिश्रण है? रस्ट इज ए मिक्सचर ऑफ किसका हो सकता है? देखिए क्या आपका आंसर हो सकता है। आप कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे, आज आपको समझ में आएगा कि कॉमन सेंस होता क्या है। अभी आपने इससे रिलेटेड प्रश्न भी देखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जंग किसका मिश्रण है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, Fe2O3 और FeOS थ्राइस। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखिएगा, पिछला जो प्रश्न था जंग का रासायनिक सूत्र, यहाँ पर क्या आंसर था? Fe2O3। कॉमन सेंस क्या कहता है कि अगर आपको पता है कि Fe2O3 तो होगा ही, Fe3O4 नहीं हो सकता, ये आपको क्लियर हो गया, Fe3O4 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जब आप विकल्प देख रहे होंगे, तलाश रहे होंगे, तो यहाँ पर आप Fe3O4 है, Fe3O4 है, तो Fe3O4 की वजह से नहीं होगा। कॉमन सेंस कहता है कि Fe2O3 होना चाहिए, तो Fe3O4 नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर FeO है, तो आपने कायदे से पढ़ा है कि FeO तो किसी भी केस में नहीं हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा। और साथ में यहाँ पर जब तीसरे विकल्प में आएंगे तो आप देखेंगे कि रस्ट इज ए मिक्सचर ऑफ, या जंग किसका मिश्रण हो सकता है? तो Fe2O3 जिसको हम फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, और FeOS थ्राइस। तो ये आपको ध्यान रखना, एक स्टैंडर्ड प्रश्न आपके सामने इस बार में भी आ सकता है। तो जंग किसका मिश्रण है, अगर ऐसा कुछ प्रश्न आप आएगा, रस्ट किसका मिक्सचर है, तो आंसर हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड और FeOS थ्राइस का। क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम CO बोलते हैं, 340 ATM दाब पर, अगर 340 ATM प्रेशर दिया जाए, दाब दिया जाए, तो हाइड्रोजन गैस के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? NCERT का प्रश्न है आपका, सारे ही प्रश्न आपके NCERT के हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन अंडर 340 ATM प्रेशर टू फॉर्म। तो विकल्प आपके सामने इथाइल अल्कोहल C2H5OH, प्रोपाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल CH3OH। ध्यान से देखिए क्या आंसर हो सकता है। आते हैं उत्तर पर। कार्बन मोनोऑक्साइड 340 ATM दाब प्रेशर पर, एक कंडीशन होती है कि जब 340 ATM दाब प्रेशर मिलेगा, दाब या प्रेशर मिलेगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के साथ में अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? मिथाइल अल्कोहल CH3OH। रिएक्शन इसका देख लीजिए क्या होता है। तो CO प्लस 2H2, CO प्लस 2H2, 340 ATM प्रेशर, और ये क्या बनाएगा? CH3OH। CH3OH को क्या बोलते हैं हम? मिथाइल अल्कोहल। क्लियर हो गया आपको। तो CO प्लस 2H2 340 ATM के अंतर्गत CH3OH बनाएगा, मिथाइल अल्कोहल बनाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले उत्पाद क्या होते हैं? तो आसान प्रश्न आपके सामने। प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आर ग्लूकोज जल और ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, स्टार्च जल और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्या आंसर हो सकता है, देखिए सोचिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो मालूम होनी चाहिए। 6CO2 प्लस 12H2O, सनलाइट सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल होना चाहिए, तो सनलाइट और क्लोरोफिल के उपस्थिति में। और ध्यान दीजिएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी नहीं है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। तो 6CO2 प्लस 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? तो C6H12O6, C6H12O6, और इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज, ग्लूकोज बोलते हैं। तो C6H12O6 ग्लूकोज बना, साथ में 6O2 बना, O2 का मतलब हो गया ऑक्सीजन गैस बनी, और साथ में 6H2O यानी कि जल बना। तो यहाँ पर ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन बना और जल बना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या उत्पाद बनते हैं। तो एक सबसे जो प्रमुख उत्पाद है वो है ग्लूकोज, दूसरा है ऑक्सीजन गैस, तीसरा है जल। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, C6H12O6, जल हो गया और ऑक्सीजन हो गया। फिर अगला प्रश्न आपका, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में ATP के कितने अणु शामिल होते हैं? तो इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा, बेहतर प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, आपके परीक्षा में आ सकता है। तो इन दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज? 16, 18, 20 क्या हो सकता है इसका आंसर? और यहाँ पर परीक्षा दृष्टि से याद कर लीजिएगा, इस प्रश्न को में भी आ सकता है। और जितने भी हम प्रश्न आपको करा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 18 ATP यहाँ पर जरूरत पड़ता है। तो 18 ATP मॉलिक्यूल्स जरूरत पड़ते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एक ग्लूकोज का अणु बनाने के लिए।
बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है। बुझे हुए चूने की बात करें तो जिसको हम स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, तो बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? स्लैग्ड लाइम जिसको बोलते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, और सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम NaSCO3 बोलते हैं। तो क्या आंसर हो सकता है? तो बात करें बुझे हुए चूने को हम क्या बोलते हैं, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बुझे हुए चूने का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। तो ये आपको ध्यान रखना, याद रखना। अभी हम आपको ट्रिक भी बता दे रहे हैं कि कैसे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि बुझा हुआ चूना क्या होगा, बिना बुझा हुआ चूना क्या होगा। फिलहाल इतना समझिए कि बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? CaOH ट्वाइस। चलिए अगला प्रश्न है, बिना बुझा हुआ चूना किसे कहेंगे? तो बिना बुझा हुआ चूना जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्विक लाइम। तो क्विक लाइम या चूना पत्थर जिसको बोलते हैं, तो चूने का जो पत्थर होता है उसी को हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, क्विक लाइम। तो जब चूना पत्थर के फॉर्म में होता है तो उसको हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, क्विक लाइम इंग्लिश में बोलते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड विकल्प आपके सामने, कैल्शियम ऑक्साइड इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम बोलते हैं। यहाँ पर आपको चीज़ समझनी है कि जो चूना होता है जिसको हम क्विकलाइम बोलते हैं तो वो CaO होता है, जिसको हम बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। वही जब ये जल के साथ में अभिक्रिया करता है, जल किसी के साथ आप छिड़क दीजिएगा, मान लीजिए आपने किसी आग जल रहा है, आग के ऊपर आपने जल डाल दिया तो आप क्या बोलते हैं कि बुझ गया, मतलब जल के वजह से आपने जल डाला, पानी डाला, आग बुझ गई। तो यहीं पर जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2O का रिएक्शन कराते हैं तो बहुत गर्म रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और बहुत सारी ऊर्जा भी निकलती है, गर्म हो जाता है जिसमें भी हम रिएक्शन कराते हैं, जिस भी बर्तन में हम रिएक्शन कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड और जल का, तो बहुत तेज़ी से रिएक्शन होता है, गर्मी भी उत्पन्न होती है। तो CaO प्लस H2O जब जल के साथ में अभिक्रिया करता है तो ये बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम इसीलिए क्या बोलते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, क्योंकि जो चूना था, जो चूने में जो दम था, जो भी था, जो ऊर्जा थी वो H2O के साथ में रिएक्ट हुई, H2O के साथ में जल के साथ में अभिक्रिया करके अब वो अंततः क्या बना लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब पत्थर के फॉर्म में होगा तब यहाँ पर हम बोलेंगे बिना बुझा हुआ चूना, जल के साथ में अभिक्रिया किया, जल पड़ा इसमें समझ लीजिए, तो जल पड़ गया, तो जल पड़ने की वजह से क्या हो गया, बुझ गया, तो बुझा हुआ चूना। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। और साथ में आपको ध्यान रखना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम तो कहते ही हैं। हिंदी में अलग अलग, बिना बुझा हुआ, बुझा हुआ, उस प्रकार से समझते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, बहुत शानदार प्रश्न है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है। ये आपका 6 से 8 साइंस में पूछा गया था, TRE3 री एग्जाम में। तो 6 से 8 साइंस में प्रश्न पूछा गया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस का कॉमन नेम क्या है, साधारण नाम क्या है या सामान्य नाम क्या है। विकल्प है आपके सामने बेकिंग सोडा, दूसरा विकल्प है आपके सामने नींबू पानी, तीसरा है आपके सामने स्लैग्ड लाइम जिसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो क्या आंसर हो सकता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या होगा। तो आप यहाँ पर आप देखिए, देखते हैं आपका आंसर सही होता है गलत होता है। तो कॉमन नेम क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, बेकिंग सोडा, नींबू पानी, स्लैग्ड लाइम। तो यहाँ पर आप देखिए स्लैग्ड लाइम बुझा हुआ चूना होता है। तो आप याद कर लीजिएगा, कन्फ्यूजन आपको आगे से नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम, साधारण नाम होता है स्लैग्ड लाइम बुझा हुआ चूना, जिसको हम परंपरागत रूप से स्लैग्ड लाइम बुझा हुआ चूना कहते हैं। और साथ में जो रासायनिक नाम है, कॉमन नेम तो ये हो गया, लेकिन रासायनिक नाम क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो वो होता है लाइम वाटर, नींबू पानी। तो लाइम वाटर, नींबू पानी उतना अच्छा शब्द नहीं है, तो लाइम वाटर के रूप में आप याद रख सकते हैं। हिंदी में आपको इस प्रकार से लाइम वाटर भी लिखा मिल सकता है विकल्प में। तो लाइम वाटर याद रखिएगा। तो लाइम वाटर जो होता है ये रासायनिक नाम में जाएगा, रासायनिक नाम में जाएगा कि रासायनिक रूप से हम लाइम वाटर कहेंगे। और वैसे हम क्या कहेंगे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो साधारण नाम है, कॉमन नेम है, BPSC ने क्या आंसर माना है, स्लैग्ड लाइम, जो कि सही भी है, उचित भी है।
अगला प्रश्न है चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है। तो चूने के पानी का रासायनिक नाम यहाँ से आपसे पूछा गया है, तो केमिकल नेम क्या है, लाइम वाटर का। तो आसान है प्रश्न आपके लिए, विकल्प आपके सामने है और आंसर आपका हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। बढ़िया प्रश्न है, एनसीईआरटी से ही सारे प्रश्न हैं। केमिकल फार्मूला मार्बल का क्या होगा। CaO हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, क्या हो सकता है, सोचिए आप। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। याद कर लीजिएगा कि संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है संगमरमर मार्बल का रासायनिक सूत्र। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट हो बनता कैसे है। तो हमने पीछे रिएक्शन देखा था कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल के साथ में अभिक्रिया करके, यानी बिना बुझा हुआ चूना, जिसको क्विक लाइम कहते हैं, जल के साथ में अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना स्लैग्ड लाइम या लाइम वाटर बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फिर क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है, फिर ये बना लेता है CaCO3 प्लस H2O। तो CaCO3 जो बनता है इसी को हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और एक चीज़ आपको यहाँ पर और भी ध्यान रखना है कि जब भी कभी चूने की पुताई करते हैं हम, चूने को पुताई करने के लिए हम क्या करना होगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना पत्थर है उसको हम जल के साथ में अभिक्रिया कराएंगे। जल के साथ में जब अच्छे से अभिक्रिया हो जाएगा तो हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो पेस्ट होता है हम ब्रश के माध्यम से दीवार पे क्या करते हैं, लगा देते हैं या पुताई कर देते हैं। और जब पुताई कर देते हैं तो जो पर्यावरण में हमारे कह लीजिए, तो हमारे जो वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो रिएक्ट करती है, वो अभिक्रिया करती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हम पुताई करते हैं तो पुताई करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पेस्ट का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने ब्रश से पेस्ट कर दिया और कुछ समय बाद आप देखते हैं कि 2 से 3 बार जो पुताई हुई रहती है उसमें चमक आ जाती है। तो उसमें जो चमक आ जाती है वो किस वजह से आती है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कर जाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। और ये दीवार पर जो चमक होती है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो 2 से 3 दिन लगता है। 2 से 3 दिन में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट दीवार पे लगाया गया होता है पुताई करने के लिए, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट में। इसी के वजह से चमक आती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूने की पुताई करते समय दीवार पर 2 से 3 दिन बाद चमक आ जाती है, तो किसके वजह से, तो कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के वजह से। क्लियर हो गया आपका। चलिए अगला प्रश्न आपका, किसी रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक मानक परीक्षण माना गया है। तो यहाँ पर सिंपली आपसे कार्बन डाइऑक्साइड का स्टैंडर्ड टेस्ट पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड को किसी केमिकल रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है नहीं है, ये पता करने के लिए जो मानक परीक्षण होता है, मानक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, कैसे पता चलता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पॉप की ध्वनि सुनाई देना, तो ये हमने देखा था कि पॉप की ध्वनि किससे रिलेटेड है, हाइड्रोजन गैस से। रासायनिक विलयन का नीले से हरे रंग में परिवर्तित हो जाना दूसरा विकल्प है। चूने के पानी का दूधिया हो जाना, टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की। सोचिए क्या आंसर हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा, याद कर लीजिए, रट लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण होने के लिए चूने का पानी का दूधिया होना ये सबसे बड़ा टेस्ट होता है। कि चूने का पानी अगर दूधिया हो गया है, लाइम वाटर अगर मिल्की हो गया है, चूने का पानी या लाइम वाटर जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, अगर ये दूधिया हो गया है तो हम ये समझ लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया हुआ है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति का परीक्षण हम किस प्रकार से करते हैं, जब चूने का पानी का दूधिया हो जाता है। और चूने का पानी दूधिया होता कैसे है, तो ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमने देखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है, अभी हमने ऊपर रिएक्शन देखा था। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है बहुत सफ़ेद होता है, दूधिया होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूने का पानी किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट में। और यही जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है यही मिल्की होता है, यही दूधिया होता है। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि अगर चूने का पानी किस प्रकार दूधिया हो सकता है, तो सिर्फ एक ही प्रकार से, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया होगी। तो इसका मतलब है कि चूने का पानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया हुआ होगा तो तभी वो दूधिया हो सकता है। तो इसीलिए हम मान लेते हैं,
हम कि जो है चूने का पानी जब भी दूध दिया होगा, इसका मतलब है कि उस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, उपस्थित है। क्लियर हो गया होगा आपको आंसर। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? रेस्पायरेशन इज ए विच काइंड ऑफ प्रोसेस? तो ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होते क्या है? तो ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट रिलीज होती है, ऊष्मा रिलीज होती है प्रोडक्ट्स के साथ में बनने के। उत्पाद बनते हैं, उत्पाद के साथ में ऊष्मा भी निकलती है। तो उत्पाद भी बनते हैं, साथ में ऊष्मा भी निकलती है। ऐसे अभिक्रिया को हम बोलते हैं जिसमें प्रोडक्ट या उत्पाद के साथ में ऊष्मा भी निकले, उसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा है ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी क्या होता है? ऐसी अभिक्रियाएं जिनको कराने के लिए पहले ही हमें ऊष्मा देना पड़ता है, यानी अभिक्रिया को कराने के लिए ही हमें ऊष्मा पहले से देना पड़ता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऊष्माशोषी। जो ऊष्मा को शोषित करे उसके बाद अभिक्रिया करे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तीसरा है वियोजन, जिसको हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पर बात करें श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, रेस्पायरेशन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यहाँ पर आप देखिए विकल्प का आंसर हो जाएगा श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि रेस्पायरेशन या श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ऊष्माक्षेपी प्रोसेस है। कैसे है ये भी आप समझ लीजिए। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपने प्रकाश संश्लेषण का उदाहरण देखा था, उसी का यहाँ पर अपोजिट रिएक्शन कुछ होता है, C6H12O6 जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। ये क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है। और इसको हम कभी भी आपने पढ़ा है कि श्वसन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, एरोबिक श्वसन बोलते हैं, या वायवीय श्वसन बोलते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और यहाँ पर क्या बनता है? तो 6CO2 बनता है, 6H2O बनता है, प्लस ऊर्जा निकलती है, एनर्जी निकलती है। और यहाँ जो ऊर्जा होती है इसी के वजह से हम जी पाते हैं। तो हमारे शरीर में जब श्वसन की अभिक्रिया होती है तो श्वसन की अभिक्रिया में होता क्या है? ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया होता है, जो भी ग्लूकोज होगा, और अभिक्रिया करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, जल बनेगा और ऊर्जा निकलेगी, और इसी ऊर्जा से हमारा जीवन संचालित होता है। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? क्योंकि इस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ में ऊर्जा भी निकला है, एनर्जी भी निकली है, तो ये हमारा हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। शाक सब्जियों, वनस्पति द्रव्य, जो वेजिटेबल मैटर होता है, वेजिटेबल मैटर या शाक सब्जियां जिनको बोलते हैं, जब वो विघटित होकर कंपोस्ट बनती हैं तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? ये भी आपका एनसीईआरटी से ही प्रश्न है। तो शाक सब्जियों, वनस्पति द्रव्य विघटित होकर कंपोस्ट बनती हैं, किस प्रकार की अभिक्रिया है ये? तो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, विस्थापन जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो क्या आपका आंसर हो सकता है? तो शाक सब्जियों, वनस्पति द्रव्य विघटित होकर जब कंपोस्ट बनती हैं तो ये अभिक्रिया भी ऊष्माक्षेपी के अंतर्गत आती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर भी जो उत्पाद बनने के साथ में ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि शाक सब्जियों का वेजिटेबल मैटर में जो कंपोस्ट बनता है, विघटित होकर कंपोस्ट जब बनती हैं शाक सब्जियां, तो ये भी अभिक्रिया हमारा किस प्रकार का अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये आज आपके प्रश्न थे। लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी जरूर करें, साथ में कमेंट करें कि आज के आपके प्रश्न आपको, जो कि एनसीईआरटी और बीपीएससी के नए पैटर्न पर आधारित हैं, टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के लिए, आपको कैसे लगे। मिलते हैं आपसे हम कल 7:30 बजे, जिसमें हम आपको बिहार स्पेशल का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आएंगे। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।